तो बच्चों, आज जो नीट का पेपर हुआ है उसी पेपर पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। ऑलरेडी इसका जो मॉडल आंसर हम लोगों ने बना के आप लोगों तक भेज दिया है, फिर भी उसका जो डिस्कशन है थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए, सबसे पहले जो फार्मूला है कि एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक परमिबिलिटी, यानी यह मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन ये म्यू, और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई बी डॉट ए से निकालते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एल जो है वहां निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू। अगला जो प्रश्न था ये ग्राफ है। ग्राफ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ जो है क्या एडियाबेटिक है। एक एडियाबेटिक है, एक आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, और आपको इसमें से क्या ढूंढना है, एडियाबेटिक। तो यहां पर एडियाबेटिक की बात करते हैं तो एडियाबेटिक का कर्व जो होता है, देखिए यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। अगर हम पहला ग्राफ की बात करें तो ये जो ग्राफ है, देखिए प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी ग्राफ नंबर 1 जो है ये आइसोकोरिक है, यानी सम आयतनिक है। अगर हम 4 की बात करें तो देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, यानी आइसोबेरिक है। दूसरा, अगर हम तीसरे की बात करें, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है तो आइसोथर्मल होगा, यानी इसका ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट होता है, और ये जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा आपका एडियाबेटिक ग्राफ। यानी जो ग्राफ नंबर 2 है वो क्या है, एडियाबेटिक ग्राफ को बताता है। ठीक है, क्योंकि जो आइसोथर्मल ग्राफ होता है और एडियाबेटिक ग्राफ होता है वो गामा टाइम्स होता है, उसके जो स्लोप होता है गामा टाइम्स होता है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न है ये बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 280 सेंटीमीटर। तो आप इस क्वेश्चन का देखिए, सिंपल फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और क्या करेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, यानी 1/f जो हो जाएगा यहाँ पर 1.5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/20 माइनस ऑफ माइनस 1/20। यानी इसको जब सॉल्व करते हैं तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जितना रेडियस कर्वेचर होता है वही क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यानी फोकल लेंथ आपका यहाँ पर हो जा रहा है, फोकल लेंथ हो जा रहा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अगर आपको पावर ज्ञात करना है तो पावर में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/f। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास दिया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क की बात किया है, और यहां पर यूनिफॉर्म डिस्क में सबसे पहले कहां से जा रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई जो हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर हो जाता है, हाफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर होता है डिस्क का, क्योंकि आप जब इसकी एक्सिस इस प्रकार लेते हैं हाफ mr स्क्वायर हो जाता है। तो हाफ mr स्क्वायर है, यानी हाफ mr स्क्वायर, इसकी जगह पर आप m के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर करेंगे। और दूसरी बार जो हम कंडीशन दे रहे हैं कहां से जा रही है, अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर में क्या हो जाएगा आपका m सपोज k डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4
mr², क्योंकि जो डायमीटर से होकर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डायमीटर के अराउंड में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr² होता है। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो m से कट जाएगा, mr² से कट जाएगा, 2 4 से कट जाएगा, ये दो इक्वेशन है। तो इससे हम k अपॉन k' का वैल्यू जब निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, √2/1 आपको मिलेगा। फिर आता है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम जानते हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रेडियस होता है, रेडियस जो होता है सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ द रॉड। माने मान लीजिए आप एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक्स एक्सिस पर एक लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर में है, यानी 0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग दिया है, यानी इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 और वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो मास होगी वो क्या होगी, 10 kg होगी, और यहाँ पर मास कितना हो जाएगी, 20 kg। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है, सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है, जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, XM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला का जब आप यूज करते हैं, आप लोगों को बताया गया पूरा क्वेश्चन, आप उठा के देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया और एज इट इज छाप दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर XCM का यहाँ पर m1 कितना है, 10 के साथ कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और दूसरा क्या है 20 मास है और कोऑर्डिनेट कितना है 10, और यहाँ पर 10 प्लस 20, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 200 यानी 200 अपॉन आपका 30, 0 0 कट गया, यानी 20/3 इसका सही आंसर हो जाएगा 20/3। मतलब यहाँ से दूरी होगा 20/3 यानी 6.33 बोल सकते, 6.33 वो उसका लेंथ हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके लिए था कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड। तो हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन टीथ सेकंड, ST इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, U प्लस 1/2 A इंटू 2t माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो देखिए U इनिशियल वेलोसिटी 0 था, A क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ये G में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2t माइनस 1। यानी जब 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 रखेंगे 2 2 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, फिर 3 रखेंगे 3 2 6 माइनस 1 दैट इज 5। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें 1 3 5 7 इस प्रकार अपने को मिलते जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो इसका एक नंबर एकदम बिल्कुल सही उत्तर है, डिस्टेंस ट्रेवल इन टीथ सेकंड। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो कई लोग बोलते हैं मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ, गलत होता है, आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक क्लास में पढ़ते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, फोर्थ सेकंड में कितना चला, फिफ्थ सेकंड में कितना चला, ये इसका फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड हाईली विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड मतलब जब श्यान द्रव में हम गिराते हैं, श्यान द्रव में जो इनफाइनाइटली विस्कस लिक्विड में हम जब गिराते हैं, तो जब भी हम मान लीजिए ऊपर से गिराते हैं तो इनिशियली इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड देन आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्चुअली कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब जब भी कोई पिंड को किसी स्वयं द्रव में गिराया जाता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है और बढ़ने के बाद कुछ समय बाद इसका वेग जो है नियत होता है, और इस वेग को क्या कहते हैं, सीमांत वेग। तो सीमांत वेग यानी अगर आप ग्राफ खींचे, देखिए ग्राफ थोड़ा सा पलट गया है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अगर टाइम ले ले और इधर वेलोसिटी ले ले, तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी पहले बढ़ता है और कुछ समय के बाद जो है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का
वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू 2/9 ईटा a स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये फार्मूला हमने बताया था कि किस प्रकार ये मोशन करता है, टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया क्या कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 रोटेशन पर मिनट टू 3120 रोटेशन पर मिनट इन 16 सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन आपको निकालना है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलेंगे हम, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f बोल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 अपॉन t हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, यहां पर कितना रोटेशन 3120 रोटेशन, कितना मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट पर मिनट, मैंने 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू f2, f1 आपके पास कितना है 1200, तो इंटू क्या हो जाएगा 1200 अपॉन 60 एंड होल डिवाइड बाय 16। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये कटेगा कितने बार, 52 बार, यहां पर कटेगा 20 बार, यानी ये 40 हो रहा है और 104 हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 64 पाई। तो यहां पर आ जा रहा है आपका 64 पाई अपॉन कितना है 16। तो 16 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 104 पाई माइनस आपका 40 पाई था, 40 पाई अपॉन 16 था, तो यहां पर कट जाएगा, यानी ये बचेगा 4 पाई, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगी आपका 4th, इसका करेक्ट आंसर है, मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो होगी इसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा इस बार बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 8 फ्रिंजेस, 8 फ्रिंज दिखाई देता है कब, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट 6 नैनोमीटर आप यूज करते हैं, और जब 400 नैनोमीटर यूज करेंगे तो कितना फ्रिंज दिखाई देगा। तो यहां पर कितना फ्रिंज दिखाई देगा, इसके लिए आपको क्या करना है, कितना फ्रिंज दिखाई देगा, इसका फार्मूला है n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। यानी यहां पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n1 λ1 अपॉन λ2। तो यहां पर n1 कितना दिखाई दे रहा था आपको, कितना फ्रिंजेस दिखाई दे रहा था, 8 फ्रिंजेस दिखाई दे रहा था, जब वेवलेंथ कितना था 600 नैनोमीटर दोनों का रेटिंग, और 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 20 कट गया, 2 ये हो गया 3 और 2 4, मतलब कुल मिलाकर के आपको 12 फ्रिंजेस दिखाई देगा। जब आप 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश की आप यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वहां फ्रिंजों की जो संख्या है वो कितनी दिखाई देगी, 12 फ्रिंज दिखाई देगी। चलिए अगला क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्वेश्चन था क्या, मैच द फॉलोइंग,
तो मैच द फॉलोइंग। देखिए आप लोगों को मैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, आपको ये की याद रखना है, यू जुबिम रहीम करके आप एक सेंटेंस आप याद करते हैं, जुबिम रहीम। तो यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, तो ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य की है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो है आपको किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, ये सबसे ज्यादा। तो इस रीडिंग का सबसे ज्यादा जो है ये कितना है, 10⁻²है, ठीक है। और यहां पर देखें, अगर इसमें से देखें तो गामा के बाद गामा रेज दिया नहीं है, यानी एक्स रेज दिया है, तो एक्स रेज सबसे कम है, तो सबसे कम बोलने से देखिएगा 10⁻⁻10, मतलब पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा और पहला का आपका दूसरा और चौथे का जो है पहला, तो ये ऑप्शन किस में है, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पहला का दूसरा ये है, तो यही इसका आंसर है, इसमें है ही नहीं। तो आपको किसी एक सिरे को पकड़ना है, जैसे आपको पूरे को देखना नहीं है, एक सिरे को पकड़िए, किसी एक को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए वो बाकी सब मेल खा रहा है, देखिए इसी ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, इसी ऑर्डर में है, क्या क्या है आपको अगर देखें कौन कौन सा पूछा गया, एक्सरेज पूछा गया, और क्या पूछा गया, माइक्रोवेव पूछा गया, रेडियो वेव्स को पूछा गया, इंफ्रारेड पूछा गया, तो इस ऑर्डर में ये चार को पूछा गया, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, आप देखिए बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर इस प्रकार हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बिल्कुल आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, देखिए इसमें से कौन सा ग्राफ जो है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में है। तो देखिए मोमेंटम का फार्मूला था P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू H बाई T, ये जो फार्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ, मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है उसका ग्राफ जो है इस टाइप का ग्राफ होता है। देखिए ये बढ़ते हुए, ये दोनों बढ़ रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली, ये भी बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्टली में घट रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसका जब मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, इफ ए सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, मतलब जब देखिए हम एक्सेस प्रेशर पढ़े थे, एक्सेस प्रेशर जब भी हम पढ़ते थे बबल में, देखिए ड्रॉप में क्या होता है 2T/R, तो जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल पी जो होता है 4T/R होता है, ये बबल में होता है 4T/R। मतलब एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड प्रेशर प्लस आउटसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो आउटसाइड प्रेशर तो कांस्टेंट है, आउटसाइड प्रेशर तो एटमॉस्फेयर है, तो आउटसाइड प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, खाली इनसाइड जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर बढ़ता है कब, जब रेडियस कम होता है, और रेडियस जब बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी पी आई इनसाइड प्रेशर, इनसाइड क्योंकि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4T/R, यानी पी आई जो है इज इक्वल टू 4T/R प्लस पी। तो ये पी आउटसाइड प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, तो इनसाइड जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जब वो एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंड होने से उसका प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, यानी इसका सही उत्तर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीजेस। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए यहां पर देखिए सोडियम से क्या बन रहा है, एक्स एक एलिमेंट बन रहा है, और यहां पर प्लस है। देखिए जब भी ये प्लस साइन होता है, अगर जीरो होता तो बीटा डीके हो जाता, जीरो होता तो, ठीक है। तो लेकिन यहां पर प्लस है बोलने से एक कम हो जाएगा, यानी सोडियम के पहले जो एलिमेंट है, अगर यहां पर E-1 ऐसे इस प्रकार होता, बीटा पार्टिकल होता, तो ये मैग्नीशियम में चेंज हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक
प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, यानी ये नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर था नियॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके पास? अगला प्रश्न पूछा गया था कि T1 and T2 are energy of the electron in the first and second excited state of hydrogen atom। मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था में और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में T1 और T2। हम लोग E से पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर T1 और T2 पूछ लिया। आप कंफ्यूज मत होइए, वहां पर हम E से पढ़ते हैं, यहाँ E के जगह पर T लिया गया और कुछ नहीं। तो हमारे पास फार्मूला हमने पढ़े थे क्या, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। हमने पढ़ा था 1/n² पढ़े थे। तो यहाँ पर T के फॉर्म में पूछा है, तो T1/T2 इज इक्वल टू n2/n1 का होल स्क्वायर। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड होता है, फर्स्ट एक्साइटेड में क्या होता है, n का वैल्यू 2 होता है, और सेकंड एक्साइटेड में n का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। यानी यहाँ पर T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर आपके पास आ जाता है 9:4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन था, देखिए मैंने टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज Vs/2 एंड Vs रेस्पेक्टिवली। यानी दो कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट में क्या दिया है, केस फर्स्ट में मतलब आप जब न्यू फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा, एच न्यू ये हो जाएगा आपका 5 प्लस क्या हो जाएगा E इंटू यहां पर कटअप पोटेंशियल कितना है Vs/2, तो यहां पर Vs/2 कर दीजिए। एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2H न्यू इज इक्वल टू 2 प्लस E Vs। इसको इक्वेशन नंबर 1 का कंसीडर कर लीजिए। सेकंड केस में क्या है, कितना इंसिडेंट कर रहे हैं, H न्यू/2, तब कटअप पोटेंशियल क्या है, Vs है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 आपका H इंटू न्यू/2, न्यू की जगह न्यू/2 इज इक्वल टू 5 केस सेकंड में, तो यहां पर प्लस E यहां पर Vs। अगर दो इक्वेशन आपको मिल रहा है, पहला केस और दूसरे केस में, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3/2 H न्यू बनेगा। मतलब ये 2 H न्यू और हाफ H न्यू है, तो यहाँ पर 3/2 H न्यू ये मिल गया। अब 5 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, 5 की जगह पर H न्यू 0 इज इक्वल टू आपका 3/2 H न्यू यहाँ पर मिल रहा है, तो H कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यू 0 का वैल्यू 3/2 न्यू। लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें, कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये है कि अगर न्यू है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, 3/2 न्यू है, और आप इंसिडेंट कितना कर रहे हैं सेकंड केस में, न्यू/2, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होना चाहिए पहली बार। तो इसलिए इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसका जो सॉल्व के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ये आपका 3/2 न्यू, न्यू ऊपर हो जाएगा 3, ब्रैकेट लिख देंगे 3/2 न्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में आपका 60 डिग्री में इंसिडेंट कर रहा है ना, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3। तो ब्रिस्टर्स लॉ क्या करता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ IP, आप लोग पढ़े होंगे। तो म्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू 10 कितना है 60, यानी ये भी क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू √3, मतलब म्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्या हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर जब भी कोई रेज अनपोलराइज्ड लाइट इस पर इंसिडेंट होता है ब्रिस्टर एंगल में, तो ये क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होता है, और इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री। यानी दो जो रेज होगी, रिफ्रैक्टेड रे
और रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे जो प्लेन पोलराइज्ड हुआ, और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच कितने एंगल होता है 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न था, क्या प्रश्न था आपके पास? प्रश्न था कि ए शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, प्रारंभ में स्थिर अवस्था में, और वो टूटने के बाद 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और उसमें रेशियो कितना है 2:1। अगर इसको हमने x मान लिया 2x, इसको 2x, इसको भी 2x, इसको भी 2x मान लिया, सॉरी x, तो इसके वैल्यू मतलब 2x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या है m है। यानी 5x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है m, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/5, यानी बोल सकते हैं 0.2m इसका मास हो जाएगा। मतलब x का मास जो लाइटर वाला है उसका मास है 0.2m। अब यहाँ पर 3 सेगमेंट जो है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो लाइटर वाला इधर है मान लीजिए है, तो यहाँ पर इसका जो लाइटर वाले का जो मोमेंटम और इसके मोमेंटम का स्क्वायर रूट जो लेंगे सम का, वो इसके इक्वल हो जाएगी। यानी मान लीजिए इसका वैल्यू जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर m 0.2m है, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v3, इसका सम वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.4 mv। ये जो हैवी वाला 2 है उसका स्क्वायर प्लस 0.4 mv, इसका भी स्क्वायर लेंगे। एक ही चीज 2 बार है, तो 0.4 mv बाहर आ गया, 0.4 mv बाहर आ गया, और 1 + 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0.2 mv3। तो 0.2 m इससे कटा कितने बार 2 बार कट गया, यानी v3 इज इक्वल टू, और साथ में क्या है vv है, तो v3 इज इक्वल टू 2√2v के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर होगी, पहला आंसर सही है कि 2√2v के इक्वल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न था, क्या प्रश्न था? टू hollow conducting sphere of radius r1 and r2 and r1 is very greater than r2 have equal charges। मतलब 2 hollow sphere है और चार्ज जब भी हम देते हैं, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, है ना। hollow conducting sphere है, सॉलिड स्फीयर होगा तभी उसके चार्ज सरफेस पे हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसके पोटेंशियल ऐसे मान सकते हैं कि जो चार्ज सेंटर में होने के कारण होता है वो सरफेस के कारण इक्वल होता है। यानी इसका जो पोटेंशियल होता है v इज इक्वल टू 1/4πε0 और q/r, ये फार्मूला होता है जहां r उसका रेडियस है। तो यहाँ पर रेडियस इसका r1 है, इसका रेडियस r2 है, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यानी पोटेंशियल जो होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप 1 कप पानी लिए और 5 कप पानी लिए और दोनों को बराबर ऊष्मा देते हैं, तो जो कम मात्रा में होता है पानी वो जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब उसका ताप बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार पोटेंशियल जो है, जो छोटा वाले का पोटेंशियल क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसका सही आंसर होगा मोर इन ऑन स्मॉलर स्फीयर, द पोटेंशियल विल बी मोर इन ऑन स्मॉलर स्फीयर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन कई बार जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाया था और आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी पढ़ाया था। क्या एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर कंडक्टर की बात करें और सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर में
टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब इसका जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू, आप लोग पढ़ाया था R0 1 प्लस अल्फा टी के फॉर्म में, इस फॉर्म में यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यानी यहाँ पर इंक्रीजेस वन कंडक्टर बट डिक्रीजेस वन सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चलिए यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वास्तव में स्लोप होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, इसके जो स्लोप होता है, ये जो एंगल होता है, इस स्लोप मतलब अपोजिट बाय बेस, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना टाइम इंटरवल है, तो इनके जो एंगल वो होता है उसी को v इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो वेलोसिटीज पहला केस में कितना एंगल है, 30 है, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू tan 30 अपॉन tan 45। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan 45 tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 अपॉन 1, यानी 1 बाई रूट 3 इसका रेशियो हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या था, सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, क्या क्वेश्चन था, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, है ना, और द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। तो यहां पर देखिए, यहां पर अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 है, ए बोलने से इसका साइड कितना है 1 मीटर, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इंटू कॉस 0, क्योंकि जो कॉइल है, कॉइल उसके प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, और कॉइल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी वहां पर एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1, यानी ये आ जाएगा आपका 0.5। तो यहाँ पर 0.5 वेबर जो है आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न था आपके पास, इस डायग्राम में बताना है क्या, कि कौन सा कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन इज इक्वल। तो इक्वल तभी होगा जब दोनों साथ साथ चले, साथ साथ चले मतलब दोनों फॉरवर्ड वाइस में होना चाहिए या दोनों रिवर्स वाइस में होना चाहिए, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स वाइस में काम नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर प्लस है इधर माइनस है, पी को पॉजिटिव से जोड़े हैं ये फॉरवर्ड वाइस है, एन को नेगेटिव से जोड़े हैं ये भी फॉरवर्ड वाइस में है, मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा क्या है, ये पॉजिटिव है, पी को फॉरवर्ड वाइस में, और इधर पी को क्या है रिवर्स वाइस में जोड़े, मतलब ये गलत है। और यहाँ पर ये नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, यानी नेगेटिव ये फॉरवर्ड वाइस में है, ये पी पॉजिटिव से है ये भी फॉरवर्ड वाइस में, मतलब ये जो दो डायग्राम है ए और सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें बोथ सर्किट ए एंड बी, ए एंड सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन था 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्या था। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस, आपका यहां पर रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है, और क्या क्या चीज दिया है, यहां पर रेडियस दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया है, और करंट डेंसिटी आपको निकालना है। तो करंट डेंसिटी आपको निकालना है, तो करंट डेंसिटी आप जैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी यानी J इज इक्वल टू आपके पास जो फार्मूला होता है
क्या फार्मूला होता है, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया होता है। और करंट ओम्स लॉ से क्या होता है, करंट V अपॉन R अपॉन आपका ए। तो और V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अपॉन R इनटू ए। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की जगह आप पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, E इंटू डी अपॉन R इंटू पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर ले लिए क्योंकि स्मॉल आर आप रेडियस को ले लें। चलिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 10 वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस कितना है 10 है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और पाई, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है, रेडियस कितना है 10 इनवर्स 2 अपॉन पाई, 10 इनवर्स 2 अपॉन पाई। तो 10 इनवर्स 2 बोलेंगे 10 टू द पावर -4 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट पाई, मतलब पाई हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर +4 + 1 यानी 10 टू द पावर 5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड 10 टू द पावर 5, यानी 10 टू द पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न क्या था, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड। लिफ्ट जो है, देखिए जो लिफ्ट होता है, अगर हम लिफ्ट की बात करें तो यहां पर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट, देखिए लिफ्ट में जो वेट है, और वेट किधर होता है, mg डाउनवर्ड होता है, तो mg जो है डाउनवर्ड हो जाएगा, साथ में अपोजिंग फोर्स जो है ये 3000 न्यूटन, ये भी नीचे की ओर है। तो यहां पर जो F होगी, F दो पार्ट में होगी, क्या, एक तो mg और दूसरा उसका फ्रिक्शनल फोर्स। तो दो फोर्स यहां पर काम करेगा, तो F इज इक्वल टू mg, m कितना है 2000, और g इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेने के लिए बोला है, नहीं बोलते तो अपने को क्या लेना पड़ता है 9.8। चलिए यहां पर लेते हैं 10 + 3000, तो यहां पर हो गया 20,000 + 3,000 यानी 23,000 फोर्स है ना। तो इतना न्यूटन अगर फोर्स है तो अपने को पावर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट ऑफ V, फोर्स और डिस्प्लेस वेलोसिटी। तो फोर्स है 23,000 और कितना है 1.5, यानी 1.23,000 का 0.5 कितना होता है 11,500, है ना, 11 दूने 22, 11,500, तो क्या हो जाएगा 34, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 34,500 वाट। तो इसका सही आंसर था 1। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बायोट-सेवर्ट लॉ से रिलेटेड था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ जो होता है, लाइन एलिमेंट के कारण जो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, फार्मूला dV इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े थे। आर डिस्टेंस है, आइडियल आई करंट है, डीएल स्मॉल एलिमेंट है, और थीटा जो है एंगल है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लाइन जो जाता है और जो लाइन एलिमेंट है उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर बायोट-सेवर्ट लॉ गिव्स द एक्सपेरिमेंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइटली करंट एलिमेंट आइडियल, बिल्कुल सही है, फॉर ए करंट कंडक्टर, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, बायोट-सेवर्ट लॉ एनालॉग टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q with the former being a related to field produced by the scalar source ideal, स्केलर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या था, 2 रेजिस्टर है, कितना ओम का, एक 100 ओम का और दूसरा 200 ओम का, कैसे जुड़ा है, पैरेलल मानने से दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर, मतलब ये R1 है और ये R2 है, और जब भी पैरेलल होता है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम होता है।
क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, या दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी वी यहाँ पर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकते, पैरेलल कॉम्बिनेशन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। तो R2 यहाँ पर कितना है, 200 है, तो 200 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कट गया, यानी 2:1, इसका सही आंसर यानी 4th हो जाएगा 2:1। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था द energy that will ideally radiated by 100 kilowatt transmitted in 1 hour। तो देखिए एनर्जी जो फार्मूला होता है, एनर्जी या वर्क की बात करते हैं तो पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, एनर्जी या वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, तो पावर के साथ टाइम का मल्टीप्लिकेशन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी या वर्क जो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो P यहाँ पर कितना है 1000 किलोवाट, किलो बोलने से और 10 टू द पावर और 3 दे दिए, मतलब और 1000 से मल्टीप्लाई किए, और T कितना है 3600। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 तो आ ही गया, और साथ में यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो 6 जीरो, और यहाँ कितना 100, सॉरी ये 100 था, 100 मतलब 10 टू द पावर 2 और 3 5 और 2 7, 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, मतलब इसका सही आंसर जो होगी वो कितना होगी, कौन सी होगी, 3rd हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलेनाइड से था, और सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखिए लॉन्ग सोलेनाइड रेडियस 1 मिलीमीटर और 100 टन्स पर मिलीमीटर, और कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। तो क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड। देखिए सेंटर में क्या होता है μ0 Ni होता है, और साइड में क्या होता है हाफ μ0 Ni होता है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0 Ni, एन क्या है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, μ0 का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन कितना है 100 टन्स, 100 टन्स है कितना पर मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर में 100 टन्स है तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में क्या हो जाएगा 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर में 100 है तो 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर में कितना होगा, तो इस इंटू 1000 करेंगे, और करंट कितना है 1, तो ये हो गया आपका 50, और ये हो जाएगा 12.56, क्योंकि 4 इंटू 3.14 तो ये हो जाएगा 12.56, और ये 7 है और ये 5 है, यानी 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपको दिख रहा है आंसर 4 जो है 12.56 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला था क्या, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो समतल कोण और घन कोण की बात करते हैं, तो कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस बोलने से क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन लेंथ, यानी ये डायमेंशनलेस m0 l0 t0 है ना। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, और रेडियन हम नापते हैं, रेडियन इसका यूनिट है। दूसरा अगर सॉलिड एंगल की बात करें, ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा, हम लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम वाला चैप्टर में, क्या डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डी एस जो है एरिया से रिलेटेड है, यानी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो जाएगा m0 l0 t0, यानी दोनों का यूनिट तो है। प्लेन एंगल जो समतल कोण और घन कोण इसका स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन और रेडियन दोनों है ना, स्टेरेडियन और रेडियन दोनों का यूनिट है, लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो कुल मिला के नो यूनिट नो डायमेंशन बोल रहा है, नो यूनिट नो डायमेंशन, तो नो यूनिट तो नहीं है, ये गलत है, नो डायमेंशन ये तो सही है, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन गलत है, यूनिट बट नो डायमेंशन, तो इसका सही आंसर होगा यूनिट तो है, मात्रक तो है, लेकिन कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें,
क्या पूछा था? द हाफ वेव रेक्टिफायर इन इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। आप लोगों को बता दिया था कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हम वहां पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इनपुट की बात करें, देखिए इनपुट सिग्नल कैसे होता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ तक इसका एक कंपन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कंपन, ऐसे कितने बार? 1 सेकंड में 60 बार कंपन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनपुट। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ पार्ट रेक्टिफाई होता है, सेकंड में नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर मिलता है। तो देखिए अगर यहां तक 3 है तो इसमें भी 3 स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी ये आउटपुट और इनपुट दोनों क्या होता है? सेम होता है। अगर ये 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 60 हर्ट्ज ही होगी, यानी अमेरिका में अगर 60 हर्ट्ज का कोई हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज किया जाता है तो वहां पर आउटपुट भी 60 हर्ट्ज की होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू। पीक वोल्टेज की बात किया है तो पीक वोल्टेज जो होता है, देखिए जो पीक वोल्टेज की बात करते हैं तो पीक वोल्टेज यहां पर देखिए जो ग्राफ होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है, यहां पर ये ग्राफ होता है, तो ये पीक वैल्यू होता है और यहां पर आरएमएस वैल्यू होता है, मतलब 70% होता है। तो हम पढ़े थे वी आर एम एस इज इक्वल टू जो होता है V0 बाई √2। तो अपने को क्या चाहिए? V0, तो V0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VRMS। ये सिंपल फार्मूला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या था? If the initial tension of the string is double, then the ratio of their initial and final speed of the transverse wave along the string is, मतलब जो अनुप्रस्थ तरंगे होगी उसका वेग क्या क्या होगी यदि उसका टेंशन को डबल कर दिया जाए। तो देखिए जो वेलोसिटी का फार्मूला था v इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था? टू आपका फार्मूला जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, मतलब मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ होता है, यानी v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी t1 बाई t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी आपका v वेलोसिटी निकाला, v1 बाई v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 बाई t2। तो यहाँ पर t1 का वैल्यू t है मान लीजिए, और t1 है, और t2 का वैल्यू 2t1 है, तो t1 कैंसिल हो गया, मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? 1 रेशियो √2। मतलब यहाँ पर रूट के अंदर है, टेंशन जो है रूट के अंदर है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न था, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन था जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करना था। तो चलिए देखते हैं उस 10 क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए 10 क्वेश्चन क्या था, देखिए एक पेंडुलम था, है ना, जिसका लेंथ कितना है? लेंथ है आपका लेंथ 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो t इज इक्वल टू जो पेंडुलम का जो देखिए पेंडुलम क्या, जो एक पेंडुलम इसका इफेक्टिव लेंथ 120 है और दूसरे का इफेक्टिव लेंथ कितना है? 100 है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121 अपॉन 100, यानी ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 11 बाई 10, यानी 10t1 इज इक्वल टू 11t2। और t2 किसका है? टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड t2 है, इसका टाइम पीरियड t1 है, यानी ये साथ में देखिए दोनों अलग अलग साथ में अलग अलग समय में ऑसिलेट करते हैं, और जैसे ही वो फिर से एक साथ चलना स्टार्ट होता है तो उस समय जो है शॉर्टर पेंडुलम, मान लीजिए ये 11 बार में उसका जो भी टाइम पीरियड है 11 बार में उतना समय कंप्लीट कर लेगा, और ये 10 बार में उतना कर लेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ये क्या है? स्लो है। इसका देखिए
इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा है, टाइम पीरियड, इसको एक ऑसिलेशन करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसके एक ऑसिलेशन करने में कम समय लगेगा। तो ये 11 ऑसिलेशन कर लेगा, जबकि ये 10 ऑसिलेशन करने के बाद फिर से दोनों सेम फेज में हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए यहां पर अगर कोई बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है और ऐसे जा रहा है तो ये एंगल 60 है, तो बचा एंगल कितना होगा 30 डिग्री, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 एंगल बनाएगा। और u वेलोसिटी से अगर फेंकते हैं तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos थीटा sin थीटा। तो यहां पर देखिए जब भी ये प्रोजेक्टाइल होता है तो प्रोजेक्टाइल जब मोशन करता है, इस प्रकार मोशन करता है, तो हर जगह पर एक वेलोसिटी कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे ले जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ले जाता है। तो जब यहां पर पहुंचता है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx क्या होता है, थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी जब भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट पहले वो घटते जाता है ऊपर तक पहुंचते पहुंचते, और फिर जब वो यहां से इधर आता है तो फिर से बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के Vx सामने ले जाता है और Vy जो होता है वो ऊपर या नीचे, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, यानी यहां पर आपका Vx इज इक्वल टू u cos 30 डिग्री, क्योंकि इधर से 60 बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, यानी यहाँ पर 30 हो जाएगा। u का वैल्यू यहाँ पर 10 है और cos 30 का वैल्यू √3/2 है। 2 कैंसिल, 2 और 5 कैंसिल हो गया, यानी 5√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपको दिया है फोर्थ में, 5√3 मीटर पर सेकेंड उसके वेलोसिटी होगी कौन से पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। बिल्कुल। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अपने को कम समय में आप लोगों को पूरा चीज बताना है, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन को फटाफट बता दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, देखिए P/Q इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में R है, इसको S मान लेते हैं। ऊपर दो संलग्न भुजाओं का अनुपात और नीचे दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जब ये स्मॉल चेंज होता है, इसके वैल्यू अगर स्मॉल स्मॉल हो और लगभग इक्वल हो तभी जो है ये एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन जो 4 में था, है ना, लगभग दोनों का वैल्यू सेम है और जो वैल्यू है बहुत ही छोटा वैल्यू लेंगे तभी जो है ये एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अब देखते हैं। यहाँ पर 39 नंबर जो क्वेश्चन है क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, आपको क्या दिया है कि एक साइड में -q है, एक साइड में +q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस प्रकार वेरी करेगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो दो जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 2πr/r² माइनस L² का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। एक्सियल में अगर ये डाइपोल बहुत छोटा है तो ये L² को छोड़ देते हैं, तो ये एक्सियल में क्या मिलता है 1/4πε0 2p/r³ मिलता है। मतलब E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ के इक्वल है यहाँ पर एक्सियल में। इक्वेटोरियल की बात करें तो E इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल में 1/4πε0 p/r² + L² पावर 3/2 होता है। तो उसमें भी देखें तो r³ के, मतलब ये हमने यहाँ पर स्मॉल r लिया, कैपिटल R लिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर 1/r³, मतलब इसका सही आंसर जो हो जाएगी 1/r³ के इक्वल होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट है। द स्ट्रेचिंग स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयरिंग मॉडुलस ऑफ
मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, शेयरिंग में क्या होता है, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है, उसका लेंथ नहीं बढ़ता है। एक्चुअली दो स्प्रिंग के बीच का जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, द स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टील इज देन स्प्रिंग, स्टील स्प्रिंग। तो देखिए जो स्प्रिंग बनता है जनरली हम कॉपर का नहीं बनता, कॉपर तो बहुत नरम धातु है ना, अगर हम स्टील के कंपेयर करें, इसलिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होता है, रबर से ज्यादा स्टील का होता है। एक प्रश्न है, तो वैसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि यहां पर प्रश्न था क्या 189 है, किसी न्यूक्लियस का मास 189 है और ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्या क्या 125 और 64 में। ठीक है, तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है भाई, ज्यादा रहेंगे, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा जगह चाहिए, रेडियस ज्यादा हो जाएगी। अगर 15 लोग हैं हम छोटे रूम में बिठा सकते हैं, लेकिन अगर 50 लोग आप लोग क्लास में हैं तो हम थोड़ा बड़ा रूम देखते हैं, है ना। आप लोग 100 होते हैं तो हम लोग और बड़ा रूम देखते हैं और उस प्रकार हम क्लास लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो क्लासरूम भी बड़ी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर जो रेडियस है हम लोग पढ़े थे, आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, R0 a टू द पावर क्यूब रूट। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए, यानी यहाँ पर R1 बाई R2 की बात करें हम तो R1 बाई R2 ए कितना है 125 और ए कितना है 64, इसका क्यूब रूट है 1/3। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 64 का क्यूब 4 का क्यूब 64 होता है ना। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 5/4, तो 5:4, तो 5:4 जो है आपका 1 में दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न था, ये सारे मॉडल आंसर हम लोगों ने आप लोगों को दे दिया है, एक बार देख लेंगे वहां से। यहां पर देखिए मैच द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग था। मैच द फॉलोइंग में आपको कभी भी मैच द फॉलोइंग की बात आता है तो आपको किसी एक को पकड़ना है, सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ेंगे। तो देखिए हम किससे परिचित हैं, सबसे पहले वर्क एनर्जी से हम परिचित हैं। वर्क एनर्जी mL²T⁻, चाहे किसी भी टाइप का एनर्जी हो। तो यहाँ पर एनर्जी दिया है, देखिए क्या दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब mL²T⁻², यानी ये हो जा रहा है 4th में। तो मतलब B का 4 कौन सा है, ये है, एक ही है B का 4, बाकी B का 4 कहीं पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। बाकी भी आप मिला के देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं G m1 m2 बाई r², तो अपने पास फार्मूला होता है G इज इक्वल टू F r² बाई m1 m2। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, F का mL⁻² फोर्स का इंटू L² अपॉन m इंटू m, एक m से कैंसिल हो गए, मतलब m इनवर्स 1 से चालू होता है, यानी पहला का दूसरा। तो देखिए पहला का दूसरा मतलब ये बिल्कुल सही है, जो 4th है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ लेंथ कितना दिया, लेंथ कितना दिया, ब्रेथ 25 मीटर दिया, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। लेंथ कितना है आपका 55.3, ब्रेथ कितना है 25, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1382.5, मतलब आंसर तो यही आएगा। ठीक है, अब यहां पर सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं केवल 2 ही, क्योंकि मिनिमम, ये मिनिमम है तो मिनिमम की जो वैल्यू है वो लिखना पड़ता है। तो मतलब इसको 1382 किसके निकट है,
लगभग 1400 के इक्वट है, निकट है। तो 1400 क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 10 की घात 2। तो ये दो सिग्निफिकेंट हो और 10 टू द पावर 2 तो पावर के फॉर्म में है, तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन, ए बिग सर्कुलर कॉइल कितना टन्स है, 1000 टन्स एंड द एवरेज रेडियस कितना है, एवरेज रेडियस है आपका 10 मीटर और रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना है, 12.56 ओम है। देन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आप यूज करते हैं 1/2 m, इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं हम, जब इस प्रकार मोशन करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बात करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 साथ में लगता है आपका B, फिर लगता है ओमेगा और लगता है R स्क्वायर, ये फार्मूला है B ओमेगा R स्क्वायर, और एक टन से इतना होता है तो n टन से कितना होगा इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 आप रख दिए इंटू B कितना है आपका, B 2 इंटू 10 टू द पावर -5 है। ओमेगा बोलने से 2 पाई f होता है, तो 2 पाई f के जगह पर कितना है आपका 2 पाई f है, ओमेगा का वैल्यू हो गया। R स्क्वायर मतलब यहां पर रेडियस कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू n कितना है, नंबर ऑफ टन्स कितना है 1000, ये हो जाएगा 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 पाई इंटू ए हो जाएगा 4 पाई, मतलब आपको 4 पाई कितना हो गया 12.56, और यहाँ पर 10 टू द पावर -5 है और 10 टू द पावर +5 है, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब इतना वोल्ट हो जाएगा। किसका वैल्यू, E का वैल्यू। अपने को क्या निकालना है, इंड्यूस करेंट, तो I इज इक्वल टू क्या होता है E/R, तो E/R मतलब 12.56 है और अपन 12.56 यानी कट के क्या हो जाएगा 1, यानी 1 एम्पियर इंड्यूस करंट। यहाँ पर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता तो कितना प्रोड्यूस हो जाता 12.56 वोल्ट, लेकिन आपको क्या पूछा है, इंड्यूस्ड करंट, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न है 45, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम A एंड B है ना, separated by a plane boundary and speed of light, those medium are 1.5 into 10 to the power 8 और 2 into 10 to the power 8 मीटर। तो देखिए यहाँ पर देख के लग रहा है कि वेलोसिटी इसमें ज्यादा है इसमें कम है, यानी ये रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है, तो वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वास्तव में वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कितना हो जाएगा 2 into 10 to the power, ये हो जाएगा रेयर मीडियम में वेलोसिटी 10 to the power 8 है, डेंसर मीडियम में 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, कट गया 2/1.5, मतलब 4 म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, म्यू का वैल्यू 4/3। और क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है, साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, तो 1/म्यू बोलने से क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 4/3 मतलब 0.75, 3/4 मतलब 7. तो आपने को C निकालना है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 0.75 जो है आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया है। मतलब कुछ नहीं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो वेलोसिटी का रेशियो है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, फर्स्ट मीडियम, ए मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था एक एलसीआर सर्किट था। एलसीआर सर्किट में यहाँ पर पूछा गया है कि एलसीआर सर्किट है और उस एलसीआर सर्किट में
उसका जो फ्रीक्वेंसी, इस इक्वेशन का फ्रीक्वेंसी अगर इससे कंपेयर करेंगे तो फिर देखिए कंपेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, तो न्यू इज इक्वल टू पाई, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, टू कितना हो गया 50, यानी न्यू का वैल्यू हो जाएगा 50 अपॉन न्यू, 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन 5। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो न्यू का वैल्यू 50 अपॉन 5। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, न्यू जीरो इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 पाई अंडर रूट LC, तो इसकी बात करें 1/2 पाई, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट L का वैल्यू कितना दिया है, देखिए L का वैल्यू दिया है माइक्रोफेरेड, म्यू पहले लिखा है, म्यू माइक्रोफेरेड हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 माइक्रोफेरेड बोलने से 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया, 10 माइक्रोफेरेड हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, C का वैल्यू दिया है, और हेनरी कितना, हेनरी 10 हेनरी है, L का वैल्यू 10 हेनरी इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 10 10 100 हो गया, मतलब 10 टू द पावर 2 हो गया, 10 टू द पावर -4 बाहर निकलेगा तो 10 टू द पावर -2, यानी ये भी 10 टू द पावर -2, मतलब ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +2 अपॉन 2 पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 अपॉन फिर से पाई अपने को मिलेगा, 100 अपॉन 2 पाई कट जाएगा, यानी न्यू जीरो जो है, न्यू जीरो न्यू के इक्वल है, और ये 50 के इक्वल, मतलब उसके जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है, और साथ में उसका वैल्यू है 50 अपॉन पाई हर्ट्ज, यानी फोर्थ उसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की बात करें हम, अगला प्रश्न देखिए, और इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मैं कराया था, उसमें क्या था, एक से कनेक्ट करते थे हम और उससे चार्ज ले लेते थे, फिर उससे कनेक्ट डिस्कनेक्ट होके दूसरे से कनेक्ट करते, तो इसमें क्या होता है, चार्ज का शेयरिंग होता है। देखिए पहला केस फर्स्ट में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर मान लीजिए C1 है, ये C1 है, और C1 को कितना चार्ज मिलेगा, तो Q1 चार्ज मिलेगा, मान लीजिए Q1 चार्ज मिलेगा, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 हो जाएगा, C1 इंटू V1, तो C1 यहाँ पर कितना है C, और V1 कितना है 100, तो 100C के इक्वल हो जाएगा, इतना चार्ज इसको मिलेगा, किसको, इसको 100 चार्ज इसको मिला। अब ये क्या करता है, इसके साथ अब कनेक्ट हुआ C1 और C2, जब ये कनेक्ट होगा तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज क्या होते रहेगा, फ्लो होते रहेगा, तो ये चार्ज को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है Vc इज इक्वल टू, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, है ना। टोटल चार्ज देखिए, चार्ज उसको मिला, ये तो अनचार्ज था, ये तो अनचार्ज था, जो C2 था क्या था, पहले अनचार्ज था, तो यहाँ पर Q1 क्या हो जाएगा आपका 100C प्लस 0 अपॉन C प्लस C, यानी 2C हो जाएगा, 100C अपॉन आपका हो रहा है 100C अपॉन 2C, तो C कट गया, यानी 50, यानी कॉमन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा 50 वोल्ट। अब इसके एनर्जी सिस्टम का कितना एनर्जी होगा, वही पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा इसका U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल Vc का इस पर, ये फार्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1/2 C1 और C2 दोनों इक्वल है, मतलब 900 पिकोफैरेड है, तो दोनों का 900 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1800 पिकोफैरेड, मतलब 10 टू द पावर -12 हो गया, पिकोफैरेड हो गया, और Vc का स्क्वायर बोलने से 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900, और ये हो जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये हो जाएगा 2500, तो इसको 4 डिजिट आगे करेंगे 0.25 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर, ये 1 2 3 4 और 2 6 डिजिट प्लस है, और माइनस जो है 12 डिजिट है, यानी 10 टू द पावर -6, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 48 बहुत ही पास हम लोग पहुंच गए हैं पूरा क्वेश्चन पेपर पर। तो देखिए यहाँ पर द एम्पियर्स सर्कुलर लॉ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग क्रॉस सेक्शन एरिया स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। जैसे मान लीजिए कोई वायर है और काफी मोटा वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, स्टेडी करंट जो होता है अंदर से भी फ्लो होता है, ठीक है। तो जब अंदर से भी फ्लो होगा तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या करता है, लीनियरली बढ़ता है और उसके बाद इस टाइप का बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर के स्टेट में पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो घटता है रेसिप्रोकल के फॉर्म में, 1/r के फॉर्म में। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस अप टू r बाउंड्री ऑफ द वायर, मतलब बाउंड्री तक, ये जो वायर है इसके बाउंड्री तक। और उसके बाद जैसे वायर है, वायर के जो एक्सिस गया उसके सरफेस तक आने तक बढ़ेगा और उसके बाद सरफेस से जैसे ही हम दूर जाएंगे वो घटते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न यहां पर गेट की, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गेट का आप लोगों को कई बार इसको प्रैक्टिस कराए हैं और आप लोग किए भी होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये है तो यहाँ से ए जा रहा है तो क्या निकलेगा, ए डैश निकलेगा, सॉरी ए निकलेगा। और यहाँ से बी गया, ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेगा और उसका अपोज मतलब उल्टा कर देगा, इनवर्स कलर, ए एंड बी नॉट हो जाएगा। यहां से आ रहा है तो यहां से ए नॉट जा रहा है इनपुट, यहां पर ए नॉट इसका इनपुट मिला, ए नॉट इनपुट मिला और इधर से बी गया और दोनों को क्या किया, इन्होंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके उसका नॉट निकाला। तो मान लीजिए ये y1 आउटपुट है, ये y2 आउटपुट है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y1 इंटू y2, ये फाइनल आउटपुट है। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं फटाफट। इसको देखिए 4 प्रोबेबिलिटी होता है, एकदम आंख मूंद के आपको 4 प्रोबेबिलिटी बना लेना है और यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1 जो जो चाहिए अपने को वो चीज करना है। यहाँ पर ए एंड बी चाहिए, ए एंड बी करेंगे, ए एंड बी क्या हो जाएगा 0, ए एंड बी कर लेते हैं 0 0 0 1। अब y1 जो अपने को मिलेगा, y1 क्या मिलेगा, ए एंड बी का नॉट मिलेगा। ए एंड बी का नॉट बोलने से क्या हो जाएगा आपका 0 का 1 1 1 0, यानी ये आपको मिल रहा है, इधर से y1 मिला। चलिए ये y1 मिला। अब इधर वाले की बात करते हैं, ए नॉट की बात करें तो ए नॉट में क्या हो, ए का उल्टा 1 1 0 0 हो जाएगा, ए नॉट हो गया। अब यहां से देखिए ये आ रहा है बी, तो ए नॉट और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए नॉट और बी बोलने से इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए नॉट बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 1 का 0, 1 और 1 का 1, 0 और 0 का 0, 1 और 0 का 1 और 0 का 0। अब इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा आपका y2, ए नॉट एंड बी का नॉट। तो कुल मिलाकर के ये जो मिला है 1 0 1 1, ये उल्टा मिल गया, ये हो गया आपका y2। अब देखिए ये और ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करना है, एंड गेट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 का 1, 1 0 का 0, 1 1 का 1 और 0 0 1 का 0, यानी ये जो है y इज इक्वल टू y1 इंटू y2 आपको मिल रहा है। यानी यहां पर अगर देखें 1 0 1 0, बाकी देखिए बाकी ये जो दिया है 0 0 0 1 1 0, ये ए और बी सबके लिए कॉमन है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो रहा है 1 0 1 0 1 0, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब एकदम आपको ट्रुथ टेबल बनाना है इस प्रकार और देखना है जहां से इनपुट क्या दिया आउटपुट क्या निकला। एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, नैंड गेट में मल्टीप्लाई होके उसका उल्टा हो जाता है, नॉट गेट में जो भी इनपुट देंगे उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न था 50, लास्ट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन के बाद
आप देख लेंगे पूरा 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा दिया हूं। यहां पर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द, तो यहां पर 4.5 kg वाटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो मोल की जो कॉन्सेप्ट है, मोल आप लोग पढ़े होंगे मोल। तो यहां पर जो भी मास दिया है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये मोल की कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। तो ये दोनों का रेशियो हो जाएगा, ये कितना दिया है 4.5 kg और ये कितना है मॉलिक्यूलर मास जो होता है वाटर का कितना होता है, आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है आपका कितना 18 इंटू 10⁻⁻3। तो ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर में 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500 हो जाएगा यानी 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट जो वैल्यू आएगा आपका 250 आ जाएगी, ये मैंने 250 मोल। अब एक फार्मूला है हम लोग पढ़े थे क्या, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ मिला के जब करते PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो आपने को क्या निकालना है, V निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर टी अपॉन टी। म्यू कितना मिला अपने को 250 मिला, आर कितना है 8.31, टी कितना होता है 273 केल्विन और पी जो होता है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये लगभग 5.66 अपने को मीटर क्यूब मिलता है और ये जो आंसर है ये आपको बी मिलता है। तो ये रहा आपका सॉल्व, पूरे क्वेश्चन का सॉल्व हमने बताने का कोशिश किया है और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और सारे क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाया गया है ना, कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं बोल सकते कि इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अब बाकी विषय का भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा, ठीक है। ओके, नमस्कार।